जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आने वाले आपके हर एग्ज़ाम, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यदि आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर से सवाल पूछा जाता है। तो फिर आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल बोला गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हम चारों का चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो भी और भी पीढ़ी का कंप्यूटर होगा उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे सवाल के साथ साथ आप जो है अधिक जानकारी भी जान पाएंगे। कहने का अर्थ है यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी होता है। तो आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको एग्ज़ाम रिलेटेड पल पल की वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन बोला गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में लाया गया था। यहाँ राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आपका निर्वात ट्यूब का यूज होता था। ठीक है, सेकेंड पीढ़ी में जो है आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, आप इन बातों को नोट करते जाएंगे। थर्ड पीढ़ी में आपने जान लिया कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का अर्थ होता है क्या, एक ही सर्किट पर जो है कई सारा ट्रांजिस्टर को सेट कर दिया गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी में जो है आपका VLSI का प्रयोग किया गया। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब क्या, इसमें जो है लाखों सर्किट का एक साथ प्रयोग किया गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। वर्तमान समय में पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है तो इसमें जो है ULSI का प्रयोग किया गया। मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इसमें करोड़ों चिप का एक साथ प्रयोग किया गया, जो कि बहुत फास्ट भी है और इसका स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा है और ये बहुत ही छोटे आकार में आ चुका है। इसलिए आप लोग जो देखते हैं कंप्यूटर वो बहुत ही छोटे आकार में और शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, इसमें बोला गया आपका कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहले इन सबों का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये आप लोग जानते होंगे, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसमें देखेंगे ऑप्शन डी में रोम, देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ, यहाँ ईपी आ गया तो ईपी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इरेजेबल, ERASABL, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसमें देखेंगे ऑप्शन सी में ई एक्स्ट्रा एक आ गया है। ठीक है, तो इसका ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, ELECTRICL, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है, बाकी सब वही रह जाएगा ऑप्शन डी वाला। अब यहाँ देखेंगे रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनका आप फुल फॉर्म जान गए। ठीक है, अब इन सब के बारे में समझ लेते हैं कि ये सब क्या है। देखिए, रोम और EEPROM और EPROM, एक और होता है आपका प्रोम। ठीक है, ये सभी जो है अस्थाई मेमोरी है, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो प्रोग्राम डाल दिया जाता है वो डिलीट नहीं होता है। और रैम जो है आपका वो अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, और प्रोम का अर्थ होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सब में आप जान गए। अब देखिए, जो अस्थाई मेमोरी होता है उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होता। जो एक बार कंप्यूटर या मोबाइल बनाते समय उसमें इनबिल्ट स्टोरेज में डाल दिया जाता है, जो प्रोग्राम कर दिया जाता है, वही प्रोग्राम लाइफ टाइम के लिए स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप
बोला गया है कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम होने के बाद जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है। रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम और प्रोम इस सब में संशोधित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा अभी जो है रोम हो जाएगा। और आपको हम बता दें ईईप्रोम और प्रोम और ये प्रोम ये सब जो चीज़ें हैं इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये सभी आंसर क्यों नहीं हो सकता है। देखिए ई प्रोम जो है आपका इरेजेबल प्रोग्रामर मेमोरी है। ये जो है एक बार यदि डिलीट होता है, इरेज होता है, तो उसको हम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से फिर से लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन आ जाता है। और यहाँ ऑप्शन सी में देख लेते हैं ई प्रोम में जो है ये आपका इलेक्ट्रिकल पल्स के माध्यम से इसमें भी जो डाटा डिलीट होता है उसको हम ला सकते हैं। तो रोम और आपका प्रोम ये दोनों अस्थाई मेमोरी कहलाता है, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए जो है इसको फर्मवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर स्टोरेज कहते हैं। मतलब फर्म का अर्थ होता है मजबूत या संपुष्ट या ठोस। इसमें जो भी डाटा डाला रहेगा वो जल्दी डिलीट नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं फर्मवेयर। तो आप समझ गए कि रोम, ईईप्रोम, ईप्रोम और प्रोम ये चारों जो है आपका फर्मवेयर स्टोरेज है, ठीक है। रैम आपका वो अस्थाई मेमोरी है। आप जैसे मोबाइल ख़रीदते होंगे या लैपटॉप ख़रीदते होंगे तो मोबाइल में देखते होंगे आपका 232 होता है या 464 होता है। तो 64 आपका क्या स्टोरेज दिखा रहा है, 32 क्या स्टोरेज दिखा रहा है। ये जो स्टोरेज है रोम है, 64 क्या है रोम है, और 2 और 4 क्या है रैम है। ये रैम जितना ज़्यादा होगा उतना आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है फास्ट चलेगा, ठीक है। रैम क्या करता है? सपोर्ट करता है काम करने में, ठीक है। आप इन चीज़ों को बारीकी से समझ गए। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इसमें बोला गया है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। देखिए इसमें कोबोल और फॉर्ट्रन जो भाषा है ये आपका वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। लोगो जो है कार्टून वगैरह बनाने में काम आता है, जैसे बच्चों के लिए कार्टून हो गया या एनिमेशन हो गया, उसके प्रयोग में जो है जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम लोगो कहते हैं, ठीक है। जावा जो है इंटरनेट संबंधित भाषा है। तो एंड्रॉयड जो है नेट का काम करता है, इसलिए इसमें जो है आधिकारिक भाषा बोला गया है कि एंड्रॉयड विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में, पुनः आरंभ करना मतलब कोल्ड बूट, ठीक है, उपयोगी डिस्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सिस्टम डिस्क। अभी जो आपको हम समझाए थे रोम, इसमें जो डाटा इनबिल्ट होता है वही इसमें सपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे सिस्टम स्टोरेज या सिस्टम डिस्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल इसमें देखेंगे, बोला गया है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो किस तरह का कंप्यूटर कहलाता है। तो देखिए अभी तीसरी और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में तो स्टोरेज की आवश्यकता होती है, एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें डाटा डिलीट हो जाता था, जो काम होता था वर्तमान में दिखता था, सेव करने का ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए वजह से इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या जिससे आप गाना सुनते हैं वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये क्या आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आप समझ लीजिए क्या होता है, जैसे आप जीरोक्स मशीन देखे होंगे तो उसमें पेज जो प्रिंट होकर निकलता है वो छोटे आकार में होता है, ठीक है। प्लॉटर क्या करता है, जीरोक्स के ही जैसा होता है, ये थोड़ा बड़े पेज में प्रिंट करता है, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह बनाना है या चिकित्सा से संबंधित बड़ा पेज का ड्राइंग बनाना है तो उसमें जो प्रिंट होता है वो प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट होता है, ठीक है। यदि आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं कंप्यूटर बेसिक का पार्ट 1 तो आप उसका देख लीजिएगा, उसमें हर एक चीज़ के बारे में क्लास 1 करके बताया गया है, जिसमें कि चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन है और थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसका हम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी बातें आपका
क्लास के माध्यम से जब पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज तो आपका हर बात क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर का है, इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल में देखेंगे, बोला गया आपका निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, स्टोरेज क्षमता है, लेकिन ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और इसमें देखेंगे जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है एक प्रकार का माउस के ही जैसा होता है, बल्कि यहाँ पे जो है माउस में आप देखते हैं कि व्हील लगा होता है, उसमें क्या है एक छड़ी लगी होती है, स्टिक टाइप की लगी होती है। जैसे मान लेते हैं ये माउस है हमारा और यहाँ पे व्हील लगा होता है, तो यहाँ पे जॉयस्टिक में छड़ी नहीं, छड़ी लगी होती है, एक लंबी ऐसी डंडी होती है, इसका प्रयोग जो है गेम वगैरह खेलने में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है ब्लू रेड डिस्क क्या है। तो ये जो है एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। देखिए हार्ड डिस्क आप समझ रहे हैं, यह स्टोरेज का एक डिवाइस है जो कि लैपटॉप में लगा दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीन तो आप समझ रहे हैं, मदरबोर्ड भी आप समझ रहे हैं, तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर का एक भाग है। बेमिन मड्डी कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उसको तहे दिल से धन्यवाद। इसमें देखिए बोला गया है डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। तो डीबगिंग होता है कि जो प्रोग्राम में त्रुटि आ जाता है उसको जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को जांच करने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट ये आसान सवाल है, बोला गया कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। तो डगलस एगलबर्ट ने किया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। जैसे आप देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, बाकी हम चारों का ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बार कोड रीडर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर पहचान, ये क्या है, MICR है। ये आप चेक पर देखेंगे, चेक बुक आपको मिलता होगा बैंक के माध्यम से, तो उसके नीचे चेक का नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये विशेष तरह का इंक होता है। ठीक है, ये मशीन ही रीड कर पाता है। ठीक है, टच पैड तो आप समझ रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप पे कुछ पढ़ाना है लैपटॉप के माध्यम से। ठीक है, तो इसका एक टच पैड आता है जिस पर कि आप कुछ लिखेंगे तो स्क्रीन पर वो चीज़ दिखेगा, तो वो टच पैड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या है। परास मतलब रेंज। ठीक है, कि जो अभी हम ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस का काम मतलब कि MS ऑफिस बोला गया है। MS ऑफिस में आपका क्या आ जाता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी आता है। तो इन सब के काम के लिए जो लैपटॉप में रैम होना चाहिए मिनिमम 4 GB होना चाहिए, और अभी वर्तमान में 16 GB चल रहा है, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो लेकिन 4 से 16 GB का अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो ये काफ़ी हो जाता है। स्टैंडर्ड लैपटॉप का यही मापदंड रखा गया है, 4 से 16 GB। ठीक है, अगर आप 16 GB से एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप समझिए कि आप गेमिंग पर्पज़ के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, जिसमें कि सिस्टम को चलाने के लिए ज़्यादा रैम की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हैंग ना हो। ठीक है, तो रैम डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या काम कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया 14 नंबर सवाल में जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब किस भाषा का। ठीक है, ये सभी आपका चारों जो ऑप्शन देख रहे हैं ये भाषा है। ठीक है, तो देखिए बेसिक
फोर्ट्रॉन और पास्कल ये सभी वैज्ञानिक भाषा हैं। मतलब वैज्ञानिक लैपटॉप जो होता है, जैसे स्पेस वगैरह में जो चीज़ छोड़ा जाता है उपग्रह वगैरह, तो उसको नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में जिस तरह का ये लोग भाषा का प्रयोग करते हैं वो आपका बेसिक है, फोर्ट्रॉन है और पास्कल है। ठीक है, फोर्ट्रॉन में आपका फार्मूला वगैरह का यूज होता है। ठीक है, कोबोल आपका जो है व्यावसायिक भाषा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है। तो मॉनिटर में अक्षर और लाइन मतलब कहने का मतलब है कि लैपटॉप जैसे आप एक फिक्स डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि आपको हर वर्ड अच्छी तरह से दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरे आकार में जो कंप्यूटर में वर्ड होता है, जो विजिबल अक्षर होता है, उसकी संख्या जो है 80 मानी गई है। ठीक है, विजिबल लाइन का बात हम कर रहे हैं। विजिबल लाइन में 24 लाइन आएगा और विजिबल अक्षर में 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लाइन कहने का मतलब है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। और अक्षर करने का मतलब जैसे यहाँ पे कमल लिख दिए, यहाँ पे खरगोश लिख दिए, तो क एक अक्षर, म एक अक्षर, इस तरह से जितना बड़ा आपका डिस्प्ले है, ठीक है, उतना में जितना अक्षर आता है वो उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है अगर ऑप्शन में 24 लाइन ना हो, 25 लाइन हो, तो वो भी राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह का आंसर होता है, 24 लाइन या 25 लाइन। तो अगर आपके ऑप्शन में 24 लाइन वाला है तो ये ज़्यादा सटीक है। अगर ये ऑप्शन ना हो तब आप ऑप्शन ए भी जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया WPM का अर्थ क्या है। तो ये तो आप जब टाइपिंग करते होंगे तो वहाँ तो ये सब वर्ड अक्सर सुनते होंगे। वर्ड पर मिनट, इसका मतलब है कि आप 1 मिनट में कितना वर्ड टाइप कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे जो है टाइपिंग के दौरान इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। मतलब कि 1 मिनट में आप 30 वर्ड टाइप करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, WPM का अर्थ वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट इसमें बोला गया CRT का पूर्ण रूप क्या है। CRT आप जानते होंगे, पहले टीवी आप देखे होंगे तो बड़े आकार में होता था जिसमें कि पीछे निकला होता था, है ना। तो उसमें जो है कैथोड ट्यूब का प्रयोग होता था। और ये आपका कंप्यूटर के बारे में बोला जा रहा है CRT। तो कंप्यूटर भी जो है पहले इसी टाइप का आता था, पीछे जो निकला हुआ रहता था। अब आने लगा है TFT। TFT का मतलब होता है, TFT का मतलब ये है कि पतली वाली स्क्रीन, इसमें जो है कैथोड रे का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो CRT का पूरा नाम हो गया आपका कैथोड रे ट्यूब। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। आप जब लैपटॉप पे देखेंगे स्क्रीन पर एक छोटी सी लाइन ब्लिंकिंग होती रहती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है। पॉइंटर समझ रहे हैं, पॉइंटर एक गोल ऐसा बिंदी होता है, आप जैसे किसी भी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं तो वहाँ पे पॉइंटर होगा। कर्सर माउस से डिनोट होता है, तो कर्सर जो है माउस से आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर तो आप समझ रहे होंगे। कैरेक्टर मतलब अक्षर, जैसे पोजीशन में 4 अक्षर हैं तो जिसको कह सकते हैं कि 4 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, इस तरह से। ठीक है, ब्लिंकर कुछ वर्ड ही नहीं होता है इसमें, यही होता है ब्लिंकिंग शब्द जो आप समझ रहे हैं कि ब्लिंकिंग मतलब क्या कि दिख रहा है और छिप रहा है, मतलब कि अप डाउन हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है। तो माउस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को किसमें बदलना है। तो देखिए आपको हम पार्ट 1 के वीडियो में समझा दिए थे, जब क्लास 1 आप देखे होंगे। तो कंप्यूटर का काम है क्या है, ये मान लेते हैं कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें हम इनपुट डाटा डालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो CPU है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है इनपुट डाटा को। उसके बाद ये हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो आउटपुट को ही हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं।
तो कंप्यूटर का प्रोसेस करना क्या उसका लक्ष्य है? सूचना देना, मतलब आउटपुट जानकारी देना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल में बोला गया है ULSI किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित हैं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी 1 नंबर सवाल में आपको हम बताए थे, सभी का चर्चा किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। अब आपसे अलविदा लेते हैं। ये हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया कंप्यूटर का। अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।